दोस्तों, हर साल 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराकर भारत की आजादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे सवाल लोगों के जहन में आते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि भारत 15 अगस्त को कैसे आजाद हो सकता है, जबकि 1950 तक तो ब्रिटिश सरकार का डोमिनेंस चलता रहा था। और अगर हमें आजादी मिली तो हमने अंग्रेजों को बैंड बाजे के साथ विदा क्यों किया, बकायदा टाटा बाय बाय कह के। उन्हें मार मार कर भगाना चाहिए था ना। और क्यों आजादी के बावजूद लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया। और सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब लोग ये कहते हैं कि भारत को आजादी मिली नहीं है बल्कि लीज पर ली गई है और 99 सालों के बाद हम वापस से अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे। तो क्या ये सच में होगा? क्या भारत को वापस से अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ेगी? आज की इस वीडियो में हम आपको सारी सच्चाई बताने वाले हैं। बस हमारे साथ वीडियो में एंड तक इसी तरह से बने रहिएगा। दोस्तों, इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब कुछ दिनों पहले बीजेपी के प्रवक्ता रुचि पाठक का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो कहती हैं कि भारत पूरी तरह से आजाद नहीं है, बल्कि नेहरू ने लिखित समझौता करके ब्रिटिश क्राउन से 99 सालों के पट्टे पर भारत को आजादी दिलाई है। इस बात पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इनका काफी मजाक उड़ाया। अब कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी की प्रवक्ता रुचि के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन हमें उनकी कही गई बात की जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए हमें साल 1947 में जाना होगा, क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली चाहते थे कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाकर भेजा जाए, ताकि भारत में चल रहे ट्रांसफर ऑफ पावर के मुद्दे को आसानी से सुलझाया जा सके, क्योंकि भारत में खुद का एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम होना बहुत जरूरी था। और फिर काफी लंबे चौड़े वाद विवाद के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने यह घोषणा करवा दी कि ब्रिटेन गवर्नमेंट जून 1948 से पहले भारत को पूर्ण स्वराज का अधिकार दे देगी। लेकिन माउंटबेटन को ये बहुत ही अच्छे से पता था कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए माउंटबेटन अपने चचेरे भाई जॉर्ज 6 से मिलने गए, जिन्होंने माउंटबेटन को सलाह देते हुए कहा कि अभी भारत में ऐसा माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस का कोई भी लीडर ये नहीं चाहता कि भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहे। इसीलिए तुम्हें ये कोशिश करनी है कि भारत चाहे एकजुट रहे या फिर उसका बंटवारा करना पड़े, लेकिन भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहना चाहिए। सीधी बात। यानी कि आजाद भारत को कैसा रूप देना है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी माउंटबेटन पर थी। इसीलिए भारत पहुंचने के बाद माउंटबेटन ने सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करी। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। ऐसे में नेहरू ये चाहते थे कि माउंटबेटन उनके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि भारत की सभी रियासतों के दावेदार ब्रिटिश शासन के करीब थे। लेकिन जब माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की बात करी तो नेहरू जी ने इस मामले में गांधी जी से बात करने की सलाह दी और फिर माउंटबेटन ने गांधी जी से मुलाकात करी। गांधी जी शुरुआत से ही बंटवारे के विरोधी रहे हैं। ऐसे में माउंटबेटन के मुंह से खुद बंटवारे की बात सुनकर गांधी जी का तो दिमाग ही खराब हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने गुस्से में ये तक कह दिया कि आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच माउंटबेटन को कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक खत मिला, जिसमें उन्होंने किसी अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा था। उस खत में लिखी हुई सख्त भाषा माउंटबेटन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को यह खत वापस लेने के लिए कहा, लेकिन पटेल नहीं माने। तो फिर माउंटबेटन ने धमकी देते हुए उनसे कहा था कि आप मुझे समझते क्या है, अगर आपको सब कुछ अपने हिसाब से ही करना है तो फिर आप ही कर लो, मैं अभी वापस चला जाता हूँ। माउंटबेटन की इस बात को सुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना खत वापस ले लिया। अब यहाँ अकड़ दोनों में ही थी, लेकिन दोनों ही समझदार थे, इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। हालांकि बंटवारे की बात से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सहमत नहीं थे। ऐसे में भारत के 3 बड़े नेता जब बंटवारे को लेकर सहमति नहीं दिखा रहे थे तो माउंटबेटन मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए और उन्हें बताया कि कांग्रेस का कोई भी लीडर देश के बंटवारे को लेकर सहमत नहीं है। माउंटबेटन ने जिन्ना से ये भी कहा कि लगता है भारत में बंटवारा किए बिना ही इंडियन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना होगा। पर जिन्ना को ये बात भला कैसे पसंद आ सकती थी, इसलिए उन्होंने भड़क कर कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मुझे बस अपना एक अलग देश चाहिए, बात खत्म, जिसके लिए भारत का बंटवारा होना बहुत जरूरी है। मोहम्मद अली जिन्ना की इस बात को सुनकर माउंटबेटन समझ गए थे कि अब भारत में हिंदू मुस्लिम का साथ मिलकर रहना आसान नहीं होगा। हालांकि पूरे हालात को अच्छे तरीके से समझने के लिए माउंटबेटन ने पंजाब का दौरा किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग हर दूसरे दिन दंगे कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब इस तरह की सिचुएशन को देखकर माउंटबेटन को समझ में आ गया था कि जल्द से जल्द कोई कदम उठाना पड़ेगा, वरना अगर गृह युद्ध छिड़ गया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। माउंटबेटन चले जाते हैं अब शिमला और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार किया हुआ प्लान, जिसे वो दिल्ली में जाकर सबके सामने बताने वाले थे, उसे उन्होंने शिमला में ही नेहरू जी को दिखा दिया। नेहरू जी ने पूरे प्लान को रात भर अच्छी तरह से स्टडी किया, जिसमें लिखी एक बात नेहरू जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा था कि हिंदू और मुसलमान चाहे तो दोनों मिलकर इस प्रांत के किसी एक क्षेत्र में अपना अलग देश बना सकते हैं। नेहरू माउंटबेटन के टेबल पर इस पूरे प्लान को फेंकते हुए कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
कांग्रेस इसके लिए कभी राजी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से देश कई टुकड़ों में बंट सकता है। जब नेहरू ने ये बात कही तो माउंटबेटन को भी ये प्लान अच्छा नहीं लगा और फिर ये प्लान रद्द कर दिया गया। माउंटबेटन का प्लान तो रद्द हो चुका था, जिसे वो पिछले 6 महीने से बना रहे थे, और अब उनके पास ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर कोई प्लान नहीं था। ऊपर से देश में हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ते जा रहे थे। इस समस्या से निपटने के लिए माउंटबेटन को अपने राजनीतिक गुरु वीपी मेनन की याद आती है। उनके पास जाकर माउंटबेटन अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। इसके बाद वीपी मेनन उन्हें डोमिनियन स्टेटस की सलाह देते हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बना दिए जाएंगे और सभी रियासतों को ये हक होगा कि वो जिस देश को चुनना चाहें अपने हिसाब से चुन सकते हैं। माउंटबेटन को यह प्लान बहुत पसंद आया और फिर इसी के हिसाब से प्रोफार्मा तैयार किया गया, जिसे आज माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। जब ये प्लान सबके सामने रखा गया तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेता सभी इसके लिए राजी हो गए और सभी की सहमति के बाद इस प्लान को ब्रिटिश संसद में अप्रूवल के लिए भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब कांग्रेस के सभी लीडर्स बंटवारे के विरोध में थे तो उन्होंने इस प्लान को लेकर सहमति क्यों जताई। असल में इसकी सबसे बड़ी वजह थी देश में चल रहे दंगे फसाद, जो कभी भी गृह युद्ध का रूप ले सकते थे। उसी से बचने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने बंटवारे के लिए सहमति दे दी, वरना अगर देश में गृह युद्ध छिड़ जाता तो देश कई हिस्सों में बंट जाता और ये चीज कांग्रेस के नेता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। हालांकि इस प्लान के मुताबिक भारत के भी फायदे हो रहे थे। तब तक भारत का कोई संविधान नहीं था। संविधान बनने तक भारत को सिविल सर्वेंट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स की जरूरत थी। डोमिनियन स्टेटस के तहत भारत ब्रिटेन की सभी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि एकाएक सब कुछ एस्टैब्लिश करना आसान नहीं था और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अमान्य हो गया। इसीलिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट लाख हाथ पैर पटक ले, वो कभी भी भारत पर हुकूमत नहीं कर सकती है, और अगर उसे ऐसा करना है तो सीधी सी बात है, उसे आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत को आंख उठाकर भी देख सके। जंग लड़ना ये तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट्स